टॉपिक पढ़ा था लैंड यूटिलाइजेशन। ये लैंड जो है यूटिलाइज किस किस पार्ट में हुई है, किस किस में जो है डिवाइड हुई है लैंड। तो सबसे पहले हमारे आते थे फॉरेस्ट। कौन से बच्चों? फॉरेस्ट, ठीक है। तो जंगल जो है हमारे कितने परसेंट है। फिर उसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जैसे देखो बैरन बंजर जमीन जो होती है, वेस्ट लैंड जो होते हैं जिनको हम एग्रीकल्चर में यूज नहीं करते हैं, तो ये भी हमने कल पढ़ा था। थर्ड पॉइंट है आपका अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसको हम फैलो लैंड कहते हैं, जहां पर हम एग्रीकल्चर को नहीं मतलब जहां से हम एग्रीकल्चर नहीं लगाते। जैसे देखो परमानेंट पास्चर्स हैं जहां पर ग्रेजिंग करते हैं कैटल्स। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स, जहां पर पेड़ जो हैं ग्रुप्स में जो है ट्रीज लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा जो है पेड़ की कल्टीवेशन की गई है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो कौन सी है, कल्चरेबल है लेकिन वो छोड़ी हुई है, उस पर हम कल्टीवेटेड नहीं करते हैं एग्रीकल्चर। लास्ट 5 ईयर्स मतलब पहले छोड़ दिए 5 सालों से। फैलो लैंड जो वो लैंड होती है जो करंट फैलो, जो साल में एक ही फसल हम उसमें लगाते हैं और बाद में उसको छोड़ देते हैं, वो होती है करंट फैलो लैंड, ठीक है। तो उसके बाद अदर देन करंट फैलो लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद है नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया एंड SA। नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप एरिया, ठीक है, जिसको हम साल में जो एक फसल निकालते हैं उसको कहते हैं नेट सोन एरिया। अब है आपके पास लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। The use of land is determined both by physical factors such as topography। टॉपोग्राफी होता है बच्चों फिजिकली, टॉपोग्राफी होती है जैसे यहाँ पर कितने प्लेन्स हैं, कितनी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, कौन से रिवर्स हैं, माउंटेन्स कितने हैं, उसको हम टॉपोग्राफी कहते हैं। क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसी है, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, और कल्चरल एंड ट्रेडिशन एटसेट्रा, ठीक है। हम किस मतलब किस तरह से हम कौन सा पैटर्न हम यूज करते हैं लैंड का अपनी इंडिया में, ठीक है। अब हम यहाँ पर पाई चार्ट के हेल्प से हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जर्नल लैंड यूज कैटेगरीज 1960-61 टू मतलब 60 to 61 तक जो है कितनी लैंड जो है हमारे पास कितनी परसेंट होती थी यूज। जैसे देखो पहला है आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है आपका बच्चों वो कितने परसेंट था, फॉरेस्ट आपका 18.11%, ठीक है। तो 2015-16 में 2014-15 में जब इसको क्या किया गया, जब इसको मतलब इसकी परसेंटेज देखी गई तो वो कितनी है बच्चों, फॉरेस्ट की आ गई 23.3%। कितनी, 23.3%। यहाँ पर कितनी थी 18.11। किस ईयर में 19। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, देखो अपना मतलब जो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है बच्चों, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा कितना है, however is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the north east states। कौन सा, ये आसाम को छोड़ के has not been done fully। बाकी जो जितनी भी जमीन है हमारी इंडिया कंट्री की, तो वो कितनी बच्चों कितनी हम इसको ये यूज करते हैं एग्रीकल्चर, 93%। किसको छोड़ के, आसाम को छोड़ के। मोreover some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China has also not been surveyed। और कुछ एरिया जो है हमारा पाकिस्तान और चाइना के पास है जिसको अभी सर्वे नहीं किया गया है कि वो कितना परसेंट है, ठीक है।
द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स हैज आल्सो डिक्रीज्ड, जो हमारे परमानेंट पास्चर्स हैं वो भी कम हो रही है जमीन हमारी। कौन सी परमानेंट पास्चर कौन से हैं? देखो ये है 4.71, कब 1960 से 61 में कितने थे ये? HSS गोहा मरम्मत की लड़कियां, आप क्या सोच रहे हो, हम आपको देखते रहे बच्चों। 4.71%, ठीक है। तो 2014-15 का देखोगे तो यहाँ पर कितनी है? 3.3%। आप बोलते हैं ये कम हो गई, कितनी कम हो गई है? कैसे? यहाँ पर हमारे पास ज्यादा थे परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड, और यहाँ पर HSS गोहा, कम। फिर उसके HSS बाद गोहा मरम्मत, ट्रीज क्राफ्ट जो है, ट्रीज क्राफ्ट कितने हैं बच्चों? यहाँ पर है 1.50 और यहाँ पर कितने हैं? 1%, ठीक है। उसके बाद कल्चरलेबल वेस्ट लैंड जो है वो कितनी है? 6.63, लेकिन ये वेस्ट लैंड जो है ये कम हो गई, ये कितनी रह गई? 4.0%। उसके बाद फेलो अंडर अदर देन करंट फेलो लैंड्स, ठीक है, ये कितने हैं हमारे पास? 3.50 थे 1960 से 61 तक, और आज हमारे पास कम होके कितने हो गए? 3.6%। और उसके बाद करंट फेलो लैंड जो मतलब साल से जो है वो छोड़ी हुई है 3.73%, और यहाँ पर ज्यादा है अब कितनी? 4.9%। उसके बाद नेट साउंड एरिया हमारे पास कितना है? 46.26, और यहाँ पर कितना हो गया? 45.5%, ठीक है। जगोता वाले बच्चे नोट्स भी ले लो, साथ साथ लिखते भी रहो बच्चों, बुक में भी देखो। The land under permanent pasture has also decreased, बोलते हैं जो हमारे permanent pastures थे वो भी कम हो गए। How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? बोलता है अगर हमारे पास परमानेंट पास्चर या लैंड जो है वो अगर वो डिक्रीज हो गए, वो कम हो गए, तो हम अपने मतलब जो मवेशी है वो कहाँ पर ले जाएंगे, उनको ग्रेजिंग कहाँ पे कराएंगे? तो इनके हम नतीजे क्या देख सकते हैं? तो नतीजे यही है बच्चों कि आप देखोगे कि बहुत सारी जो है टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे देखो आप ही देखते हो कि जो आप प्लोइंग करते हो, पहले बैल रखते थे लोग, गाय रखते थे, दूध होता था घर में, लेकिन आज देखोगे आप तो मैक्सिमम लोग जो है उन्होंने मवेशी नहीं रखे, ठीक है। जो डेयरी फार्म में रखी है गाय जो है वो ग्रेजिंग करने नहीं जाती है, उनके लिए जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनके लिए क्या लाते हैं? सूखा जो घास होता है वो खाने के लिए लाते हैं। तो इस वजह से मवेशी जो है वो। और जुगोता वाले आप क्यों हंस रहे हो? आपकी बुक्स है साथ में, आप ये देख रहे हो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? बच्चों आपको लगता है हम आपको देख नहीं सकते, ये देखो आप कैसे दिखते हो, देख लो जुगोता वाले सामने दिख रहे हैं और मरमत वाले बच्चे भी दिख रहे हैं, इसलिए ये मत सोचो हम नहीं देख रहे हैं, हम आपको बहुत अच्छे से देख रहे हैं, एक एक बच्चे को वॉच कर रहे हैं, बस हमने इसको थोड़ा साइड पे रखा हुआ है, लेकिन वॉच हमारा प्रॉपर है। Our such land is very high, hence these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of net sown area, इसका मतलब होता है net sown area in India comes to about कितने परसेंट आ गया हमारा? 54% जो है हमारा एरिया जो है वो कौन सा है बच्चों? कल्टीवेटेड एरिया है, जो साल में एक बार जो है उसको हम कल्टीवेट करते हैं। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। लेकिन पंजाब और हरियाणा स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां पूरे इंडिया में 80% जो है वो कल्टीवेटेड लैंड है, ठीक है। एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। लेकिन सबसे कम जो ये एग्रीकल्चर होता है, कल्टीवेशन होती है लैंड की, वो कहाँ पे होती है? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड। तो कितने परसेंट है? 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, एंड इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952। बोलते हैं जो फॉरेस्ट एरिया है कंट्री का
वो कितना है 33% है। और ये कब आउटलाइन किया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने 1952 में, ठीक है। इट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन the fringes of these forests depends upon it. A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses. ठीक है, बोलते कुछ लोग जो हैं वो पूरे डिपेंड है किस पे, फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट पे जो है पूरे डिपेंड है, वो उनकी हर एक चीज जो डेली नीड्स हैं उनकी, वो कहाँ से लाते हैं, वो फॉरेस्ट से लाते हैं। ए पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड, और उस लैंड को क्या कहेंगे, वेस्ट लैंड कहेंगे। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल एरियाज, और वो लैंड जिसमें हम एग्रीकल्चर नहीं करते हैं उनको वेस्ट लैंड कहते हैं। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी एरिड एरियाज एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूडिंग, जैसे देखो सेटलमेंट्स हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो वो लैंड भी सारी किस में जाती है हमारी अनकल्टिवेटेड लैंड्स है ये, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी कल्टीवेशन नहीं करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम without taking appropriate measures to conserve and manage it, it has resulted in land degradation. बोलते हैं जो बड़े लंबे समय से हम क्या कर रहे हैं, लैंड का जो है ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ लॉन्ग विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट, बोलते हैं अगर हम उसको क्या नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको, उसकी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, लैंड डिग्रेडेशन होगा। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it, it resulted in land degradation. Land degradation क्या होता है, उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, हमारी लैंड जो है वो क्या हो रही है, तबाह हो रही है। दिस इन टर्न हैज सीरियस repression on society and the environment, ठीक है। अब है आपका लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन होता है जमीन का क्या खराब होना, पोल्यूटेड होना, और कंजर्व मेजर्स होते हैं इसको हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। We have shared our land with the past generation and will to do so with the future generation too. 95% of our basic needs, जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स हैं 95%, 5% को छोड़ के हमारी जितनी भी नीड्स है, आपको मैं पहले से पढ़ाती आ रही हूँ, शुरू से हमने रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के चैप्टर में एक ही बात पढ़ी है कि जितनी भी हमारी डेली नीड्स हैं वो सारी हमें कहाँ से मिलेगी, नेचर से मिलेंगी। और उनको क्या करना है, हमने बड़े लिमिटेड तरीके से जो है यूज करना है। जैसे देखो हमारी फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, हमें हर एक चीज जो है लैंड से मिलती है। अगर लैंड ही नहीं होगी तो इंसान कहाँ होंगे, ठीक है। तो हमने इसका क्या करना है, बहुत ही प्रॉपर वे से इसका इस्तेमाल करना है और इसको हमने डिग्रेडेशन होने से बचाना है, ठीक है। Human activities have not only brought about degradation of land, but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. Some human activities such as, जैसे देखो डिफॉरेस्टेशन है आपकी, कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग है, माइनिंग है, एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। तो ये जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जितनी भी हम अपनी डेली नीड्स को पूरी करने के लिए जितनी भी हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, तो उससे एक दिन क्या होगा, हमारी लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगी। जैसे देखो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम वहां पे पेड़ जितने हम काटते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, साइल इरोजन हो जाएगी। जब फ्लड्स आएंगे तो सारी मिट्टी जो है वो बहकर आ जाएगी, ठीक है। वहां पर कोई भी घास नहीं उगेगी, नमी नहीं रहेगी जमीन में, लैंडस्लाइड्स होगी। तो ये किसका कारण है, ये है डिफॉरेस्टेशन का कारण, जो कटिंग ऑफ ट्रीज हम करते हैं। जैसे देखो किसी ने मकान बनाना है और दूसरे जंगलों से लकड़ी लानी है, तो वो भी क्या करना हमने बड़े हिसाब से जो है हर एक चीज करनी है नेचुरली। ओवर ग्रेजिंग, जैसे देखो आप ओवर ग्रेजिंग कराते हो, जैसे मवेशी है, बार बार जो है एक ही जगह आप लेके जाओगे तो उससे भी
वहां पर भी जो है हमारा लैंड डिग्रेडेशन होगा, वहां पर घास नहीं उगेगी, वहां पर जो है हर एक चीज जो है वो डैमेज होती जाएगी। ठीक है, तो माइनिंग है, जैसे देखो माइनिंग कर ली हमने, मिनरल रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स जब हम उनको मतलब वहां से निकालते हैं, वहां प्रॉपर वे से जब हम निकालते हैं तो वहां पर क्या होता है, जैसे देखो माइनिंग हो गई तो वहां से आप अपना मशीन वगैरह उठा के चले गए वहां से, लेकिन वहां पर क्या होता है बच्चों, बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, वो जमीन जो है कैसी हो जाती है, डिग्रेडेड हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो है वो जमीन खराब हो जाती है। वहां पर हम जो है ना एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना मवेशी वहां पर जाएंगे, वहां पर सालों बहुत साल लगेंगे वहां पर दोबारा से पेड़ लगने के लिए और वहां पर घास उगने। पहले वहां पर कौन से घास उगेगी, वहां पर वो मतलब वेस्ट कौन सी मतलब बुशेस वगैरह ही उगेगी वहां पर। ठीक है, तो माइनिंग से भी हमारा जो है वो लैंड डिग्रेडेशन होगी। एक्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग साइट्स आर अबॉन्डेड आफ्टर एक्सकेवेशन, वर्क इज कंप्लीट लिविंग। जैसे देखो माइनिंग बोलते हैं जब कंप्लीट हो जाती है, माइनिंग हो जाती है जब किसी चीज की जैसे देखो मिनरल्स निकाल रहे हो आप जमीन से, सोना चांदी जो भी निकाल रहे हो, जब माइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो बच्चों उसके बाद क्या होता है, वहां पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, ट्रेसेस ओवर बर्डनिंग हो जाती है इन स्टेट्स लाइक, जैसे ऐसा किन किन स्टेटों में होता है, ऐसा होता है हमारा झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कौन से रिसोर्सेस मिलते हैं हमें, मिनरल्स मिलते हैं और कोयला, ये हमें वहां से ज्यादा मिलता है। तो इसकी वजह से माइनिंग होती है, तो माइनिंग की वजह से पहले तो डिफॉरेस्टेशन होगी, पेड़ काटेंगे तभी जाकर वहां पर माइनिंग वो शुरू करेंगे। ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सर्वर लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ओवर ग्रेजिंग, यहाँ पर सबसे ज्यादा ओवर ग्रेजिंग का जो है वो फैक्टर है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। कौन सा, ओवर ग्रेजिंग। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन होता है जरूरत से ज्यादा वहां पर इरिगेशन होती है, किसके लिए बच्चों, क्योंकि वहां पर 80% जो है वो एग्रीकल्चर जो है लैंड है। ठीक है, तो वहां पर कौन सा आपके पास फैक्टर है जो लैंड डिग्रेडेशन कर रहा है, वो है ओवर इरिगेशन, ज्यादा से ज्यादा पानी की सिंचाई करना, is responsible for land degradation due to water logging, leading to increase the salinity and alkalinity in the soil. The mineral process like grinding of limestone, limestone क्या होता है बच्चों, जिससे हमारा क्या बनता है, सीमेंट बनता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे हमारी क्या होती है, डस्ट जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो उससे हमारा जो है पोल्यूशन होता है। ठीक है, लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर केमिकल इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। ये क्या क्रिएट करता है, लाइमस्टोन जो है जब इसकी ग्राइंडिंग होती है, जब इसको पीसते हैं किसमें, सीमेंट इंडस्ट्री में, तो वहां पर भी डस्ट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो जाती है, और उससे क्या होता है, it retards the process of infiltration of water into the soil after it settled down on the land। बोलते हैं जब ये डस्ट उठती है लाइमस्टोन की, तो ये क्या होता है, जब डस्ट नीचे बैठ जाती है तो वो सेटल हो जाती है वहां की जमीन पर, और वो जमीन जो है वो एग्रीकल्चर के लायक नहीं रहती है, वहां पर कुछ नहीं उगता। जैसे देखो बच्चों आप सीमेंट करते हो, आज तो हर एक के घर में जो है वो सीमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जहां पर आप वो मिक्स करोगे या बाहर कहीं खुली जगह पे या वेस्ट लैंड पे, जहां पर उस पर आपको कभी घास उगता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां की जो जमीन है वो पूरी की पूरी जो है सीमेंट का जो डस्ट होती है वो सारी सेटल हो जाती है वहां पर, और वो सख्त हो जाती है जमीन। ओके, in recent years industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। और बोलते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से भी बहुत ज्यादा क्या है, लैंड और वाटर पोल्यूशन है। बहुत सारी मतलब बहुत पार्ट्स ऑफ मेजर पार्ट्स ऑफ द मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं कंट्री के जहां पर हमारे पास जो है इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे लैंड और वाटर को जो है पोल्यूट कर रहा है। There are many ways to solve the problems of
लैंड डिग्रेडेशन। लेकिन बोलते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिनसे हम ये लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास, एफॉरेस्टेशन। हमने क्या करना है, प्रॉपर वे से हमने बहुत सारे पेड़ जो है वो लगाने हैं, ठीक है। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, और आपने प्रॉपर तरीके से जो है ग्रेजिंग करवानी है, ठीक है। जहां पर ओवर ग्रेजिंग है वहां पर आपने प्रॉपर तरीके से जो है ग्रेजिंग करानी है, तो वो भी एक फैक्टर है कि आपकी ये जो लैंड डिग्रेडेट हो रही है उसके लिए जो है आप मैनेजमेंट कर सकते हो। प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, बोलते आपने क्या करना है, प्लांटेशन करनी है वहां पर, शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, जहां पर ज्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रही है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, और वहां पर क्या करना आपने, जो मतलब सैंड ड्यून्स है वहां पर आपने क्या लगाना है, थॉर्नी बुशेस लगानी है। आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। आपने क्या करना है, वहां पर बहुत सारी बुशेस लगानी है, कहाँ पे, जो आपकी सैंड ड्यून्स है, जो मतलब डेजर्ट एरियाज है वहां पर। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, आपने एक मैनेजमेंट करनी है किसकी, वेस्ट लैंड्स की। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, आपने कंट्रोल करना है माइनिंग एक्टिविटीज पे। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरिया। जब आप एक प्रॉपर चैनल बनाओगे, प्रॉपर प्लानिंग बनाओगे किसकी, जितना भी आपके पास जो मतलब फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपने प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है किसकी, ताकि हमारी लैंड जो है वो डिग्रेडेट ना हो। और उसके कंजर्वेटिव जो मेजर्स हैं बच्चों, वो यहाँ से आपने जो है वो लिखने हैं। एफॉरेस्टेशन लिखना है, फर्स्ट आपका ये है। सेकंड क्या है, आपने सेकंड क्या करना है, आपने प्लांटेशन जो है वो प्लांटेशन करनी है, ठीक है, जो ओवर ग्रेजिंग वाले एरिया है। थर्ड क्या करना है आपने, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, ये। उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज करनी है, ठीक है। तो ये सारे जो है पॉइंट्स आपने कंजर्वेटिव मेजर्स में आपने लिखने हैं, ठीक है। और आपका जो अगला वाला टॉपिक है वो है साइल एज ए रिसोर्स। आप देखो साइल जो है वो क्या है, हमारा रिसोर्स है। साइल जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अगर हमारे पास साइल जो है वो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और वो कैसा रिसोर्स है बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो हमने क्या करना है, उसको मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमने जैसे देखो लैंड डिग्रेडेशन हो रही थी, हमने क्या कंजर्वेटिव मेजर्स किए, इसी से हमारा जो है साइल जो है वो कैसा है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। तो हमने इसको जो है बड़े प्रॉपर वे से इसका यूज करना है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, ये क्या है, प्लांट ग्रोथ का एक मीडियम है, एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। द साइल इज ए लिविंग सिस्टम। अगर साइल नहीं है, लैंड नहीं है हमारे पास, तो हमारा लिविंग सिस्टम भी नहीं हो सकता है, वो भी नामुमकिन है, ठीक है। It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth। जैसे देखो आप यहाँ पर लेयर्स देख रहे हो साइल्स की, तो टॉप साइल, द अपर साइल लेयर, फिर सब साइल, वेल्थ रॉक, सैंड एंड सिल्ट, क्ले, सबस्ट्रेटम, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, फिर ऑन वेल्थ पेरेंट बेड रॉक, ठीक है। तो ये आपकी साइल प्रोफाइल है। इसको बहुत साल लगते हैं किसमें, जो हमारी मतलब साइल है उसको बनने में। तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म साइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। रिलीव पेरेंट रॉक और बेड रॉक, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil। किसको बनाने में, ये जो पेरेंट रॉक है या बेड रॉक है, जो हमारा क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, जितनी फॉर्म्स है लाइफ की, उनका टाइम और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साइल। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, कौन सा बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ साइल। तो इनका रोल जो है वो साइल बनाने में रहता है, फॉर्मेशन में रहता है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द
soils are equally important. Soil also consist of organic and inorganic material. बोलते हैं soil और मतलब दूसरा इसमें होता है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, और दूसरा है इनऑर्गेनिक मटेरियल. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India are classified in different ways. तो यहाँ से आगे एक और आपका जो है टॉपिक आता है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ साइल. ठीक है. तो इंडिया जो है वो क्लासिफाइड करती है साइल को इन डिफरेंट वेज. तो मुझे लैंड डिग्रेडेशन के क्या कारण है? शाबाश मैम. लैंड डिग्रेडेशन के हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं. एक हमारे लिए डिफॉरेस्टेशन है, और दूसरा ओवर ग्लेजिंग जो हम करवा रहे हैं, और हम जो प्लांट्स को काट रहे हैं उसकी वजह से बहुत कुछ. बच्चों, ये डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? आपको समझ आए डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? यस मैम. डिफाइन करो जरा. कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज स्केल इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. अगर डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होगी तो क्या क्या हो सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है लैंड पे? डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन हो सकती है, फ्लड्स वगैरह पड़ सकते हैं. एक और कारण बोल सकते हो आप जो मेजर कारण है? उससे हमारे लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है. जैसे कोई बोल दो मुझे एक. क्लाइमेट चेंज. वेरी गुड, वेरी गुड. आपका नाम बच्चे? आपका नाम क्या है बच्चों? सोनिका. सोनिका. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड.